Hey everyone, welcome to another episode of All About Sports, the podcast. This is Aniket, and we have Nitendra Rawat, a former Olympian, 2016 Rio Olympics represent from India, and a multiple marathon winner. So we are absolutely stoked to have him on the podcast. नितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे. मैं अनिकेत और मेरे को-होस्ट शुभम आपका आपका तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं कि आपका ये पॉडकास्ट का जो एपिसोड है, हम कम से कम मेरे हिसाब से 2 या 3 हफ्तों से एंटिसिपेट किए जा रहे हैं कि ये कब होगा ये एपिसोड, क्योंकि आप शायद हमारे सबसे हाई प्रोफाइल एथलीट है जो हमें अपना कीमती वक्त देके हमारे पॉडकास्ट पे आपका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. तो मैं ये चीज़ जानता हूँ कि शुभम और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड थे ये एपिसोड के लिए, और फाइनली ये घड़ी आ चुकी है जब हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सौभाग्य ही नहीं, हम खुद को बहुत लकी से भी ज्यादा लकी समझ रहा हूँ मैं खुद को इस वक्त पे, क्योंकि आपके जितने एलीट एथलीट को एक्सेस करना हमारे लिए हमने कभी ये सोचा नहीं था कि ये हो पाएगा, कि समवन मतलब जो मुंबई मैराथन जीत चुके हैं, जो ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इन अ स्पोर्ट जो मेरे हिसाब से एंड्योरेंस की क्षमता को टेस्ट करता है हर घड़ी, उसके एलीट एथलीट फ्रॉम आवर नेशन को हम मिल पा रहे हैं आज के दिन. शुभम, आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैविंग समवन सो बिग ऑन अ पॉडकास्ट? No, absolutely. Like you pretty much summarize everything, sir. It's मैं जैसे मेरे दोस्त अनिकेत ने कहा, it's a total honor कि आप हमारे पॉडकास्ट पे हो. आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो आपने इतने अवार्ड्स जीते हैं, देश के लिए इतना कुछ किया है, to share that opportunity with हमारे व्यूअर्स, हमारे फॉलोअर्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर, जो देश का यूथ है, आपका स्टोरी समझ के अगर आपकी यूथ में कोई इंस्पायर हुए, कोई आपकी जैसे स्पोर्ट्स को सीरियसली एज अ करियर टेकअप करे, दैट इज बेसिकली व्हाट वी वांट सर. और अगर वैसा कुछ हो जाए तो दैट विल बी द हाईएस्ट अचीवमेंट कि हम लोग एज स्पोर्ट्स लवर्स अचीव कर पाए. तो सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला. शुभम ने जैसे कहा कि आपने देश के लिए इतना कुछ किया है, बट देश के लिए आप क्या करते हैं? आप आर्मी का एक हिस्सा है. दैट ये एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगा. नितेंद्र जी एक्टिवली आर्मी में है, और नितेंद्र जी आपका जो स्पोर्ट है, आप मैराथन रनिंग करते हैं, जिसमें एक मानसिक पहलू बहुत जरूरी है कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा ओवर एक चैलेंजिंग एक्टिविटी जो काफी समय चलता है. तो आपको क्या लगता है कि आर्मी में होना क्या इसने मदद किया आपको आपके ट्रेनिंग में, कि आर्मी में होने से आपको कोई सहायता मिली आपके ट्रेनिंग में इन रनिंग, स्पेशली मैराथन रनिंग, नॉट जस्ट स्प्रिंट रनिंग और शॉर्ट रनिंग, बट जो मैराथन रनिंग का जो डिसिप्लिन लगता है एक एथलीट को, कि आपको 2 hours 15 2 hours 20 minutes के लिए कंटिन्यूस पेस बनाए रखना है, आपके बॉडी को फोर्स करना है कि पेस बनाए रखे और वो टाइम अचीव करे. स्पेशली जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम होती है, वो हम जानते हैं कि कितनी मुश्किल होती है, कंसिडरिंग कि इंडिया के एलीट रनर्स को भी उसमें बहुत मुश्किल होती है ओलंपिक टाइमिंग को मैच करने के, जो आप कर चुके हैं काफी बार. तो आपको क्या लगता है कि आर्मी के ट्रेनिंग ने क्या आपको कोई सहायता दी इस बात में? जी, मैं तो ये बोलूंगा कि जो मैं हूँ सब आर्मी की बदौलत, क्योंकि जब मैं आर्मी में इन्वॉल्व नहीं हुआ था उससे पहले मुझे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि रनिंग क्या होती है. मैं सिर्फ एक, जैसे बेसिकली हमारे इंडिया में एक ही चीज चलता है, क्रिकेट, जो गली क्रिकेट रहती है, तो वही हम लोग खेलते थे. तो रनिंग के बारे में तो बिल्कुल ही पता नहीं था कि रनिंग क्या है, इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. तो जब मैं आर्मी में इन्वॉल्व हुआ उसके बाद ही मैंने ये स्टार्ट किया था, और 19 ईयर के एज से मैंने अपना ये रनिंग स्टार्ट किया था. तो जो कुछ है सब आर्मी की वजह से, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो मैं मेन चीज मैराथन के बारे में बात करना चाहूंगा. मैराथन में मेन चीज है कि डिसिप्लिन और विल पावर, ये बहुत जरूरी चीज है. तो विल पावर और डिसिप्लिन आर्मी से ज्यादा और अच्छा और कौन सिखा सकता है. तो ये चीजें सब आर्मी की बदौलत ही हैं.
कि जो मैं इतना अच्छा मैराथन कर पा रहा हूँ आज के लिए। सर मुझे तो लगता है कि आप हमारे जनरेशन के मिल्खा सिंह जी हो। मिल्खा सिंह जी भी आर्मी ज्वाइन करके देश का इतना बड़ा नाम किए, और आप भी आर्मी में हो और इतना अच्छा मैराथन करते हो सर। सर मुझे आपसे एक सवाल है, जैसे आप डिसिप्लिन का बात कर रहे हो, जी एज एन एथलीट मेंटल स्ट्रेंथ भी होना बहुत जरूरी है। हम सब बहुत। जानते हैं कि आपका 2020 आपके लिए बहुत तकलीफ का साल था। आप जी ऑब्वियसली आपका इंजरी था, इंजरी से जी रिकवर करना, आई थिंक इंजरी के कारण आप टाटा मुंबई मैराथन में भी भाग नहीं ले पाए, जिसके आप विनर रह चुके हो। तो जब एथलीट को इतना बड़ा इंजरी हो जाए, वो भी नी इंजरी, एक मैराथन रनर को, तो वो इंजरी से ओवरकम करना सर, उसके लिए आपने क्या किया? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप इंजरी से ओवरकम कर रहे थे, अपने दिमाग में सेल्फ डाउट नहीं आए, आपके खुद को अपने ऊपर से विश्वास नहीं उठ जाए, उसके लिए आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे सर? एक्चुअली मुझे काफी लोग बोलते हैं कि मैं एक गॉड गिफ्टेड रनर हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। सब यही मानते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड रनर, और जो विल पावर है बेसिकली मेरे पे ये मतलब गॉड गिफ्टेड ही है, जो मेरे अंदर का विल पावर है। और 2020 तो खैर सबके लिए ही बहुत जी क्रूशियल ईयर रहा है, सब कोविड ने सब कुछ हो किया है। तो स्टार्ट 2012 जब 2020 जब मैं स्टार्टिंग में था, तो मैं मुंबई के लिए काफी अच्छा प्रिपरेशन कर रहा था, पुणे के अंदर ही, और काफी अच्छा फिट था। लेकिन सडनली नी इंजरी आ गई, तो उससे मुझे वो अपना नाम वापिस लेना पड़ा टाटा मुंबई मैराथन से। उसके बाद मैंने जो मेरे फिजियो हैं बैंगलोर के अंदर, यश पांडे, मैं उनके पास गया, उनसे कंसल्ट किया कि सर मेरी ये हो रही है। तो उन्होंने बोला, फिर एमआरआई वगैरह कराई, तो उसमें थोड़ा सा हेयर लाइन फ्रैक्चर था। हम्म तो फिर हमने उसके बाद मैंने कम 2 या 3 महीने एक्टिव रेस्ट किया, और 2-3 महीने एक्टिव रेस्ट करने के बाद फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था। तो मैं उनसे ही कांटेक्ट करता था, सर मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जो कि मुझे वो वीडियो से और फोटो से वो मेरे को ब्रीफ करते थे। तो उसके बाद जब मैंने इससे रिकवर शुरू किया, तो एक बार ऐसा लगा कि हाँ, कि थोड़ा बहुत मैं बहुत ज्यादा पीछे हो चुका, क्योंकि अगर किसी प्लेयर्स को, किसी एथलीट को इंजरी होती है तो बिल्कुल जीरो हो जाता है, फिर उसको वहां से स्टार्ट करना है। तो उस टाइम पे, क्योंकि मुझे मुझे बहुत ज्यादा इंजरीज पहले भी आई हुई हैं, तो मैं वही चीज सोचता, जब मैं यंग था, मतलब काफी यंग था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं ये सोचता कि मैंने उस टाइम पे अगर वो चीज किया था तो अभी भी कर सकता हूँ। तो स्लोली स्लोली मैं हर चीज स्टार्ट करता हूँ, उससे हो जाता है। जी बिल्कुल नितिन जी, आपका निश्चय बना रहे, यही एक एथलीट की पहचान होती है, जो अपने इंजरी को थ्रू शेयर विल पावर, निश्चय के थ्रू अगर जी आप खुद को वापस उस लेवल पे ले आए, तो वही सच्चे एथलीट की निशानी होती है। और आपने वो किया, आपने न्यू दिल्ली मैराथन में बहुत रिसेंटली भाग लिया। उसमें इफ आई जी एम नॉट रॉन्ग आप दूसरे स्थान पे आए। तो आपके न्यू दिल्ली मैराथन के एक्सपीरियंस के बारे में हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि वो आपका फर्स्ट मेजर रेस बैक था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जो मैं न्यू दिल्ली मैराथन अभी रिसेंटली मैंने लड़ा ही है, तो इसके लिए मैंने 4 महीने ही प्रैक्टिस की है, हम्म, क्योंकि का बीच में लॉकडाउन लग गया था, तो प्रैक्टिस हो नहीं पा रही थी, और फिर मुझे जीरो से स्टार्ट करना था। तो मुझे सिर्फ 4 महीने मिले इसके लिए, प्रिपरेशन के लिए। और दूसरे मेन चीज ये था कि मैं लास्ट 2019 अप्रैल पे लास्ट कॉम्पिटिशन लड़ा था। ओके। तो एक दिल में ये भी था यार कि कॉम्पिटिशन लड़ने जा रहा हूँ, लेकिन होगा कैसे, क्योंकि ये जब आप काफी टाइम कंपटीशन से बाहर होते हैं, तो आपकी जो मसल्स मेमोरी होती है वो बिल्कुल भी आप मतलब खत्म हो चुकी होती करेक्ट। है। मुझे नहीं पता कि मुझे कंपटीशन के दौरान मुझे कैसी फीलिंग आती थी, क्योंकि 2 साल हो चुके, काफी लंबा गैप था। तो मेरे लिए मुंबई नहीं, सॉरी, दिल्ली मैराथन लड़ना बहुत जरूरी था, और उसके लिए मैंने काफी अच्छी ट्रेनिंग की थी। मैं ऊटी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था, हेल्थ में। तो भी तो मेरे ये था कि मुझे कंपटीशन करना ही करना है, और अच्छा करना और मेरा ये मानना है कि नितेंद्र जी, आपने जैसे कहा कि आप गॉड गिफ्टेड रनर हो, ये सही में आप है। जी हो, क्योंकि आपके बेस्ट टाइमिंग से सिर्फ 4 मिनट ज्यादा लिए आपने दिल्ली मैराथन कंप्लीट करने में। तो आपके बेस्ट परफॉर्मेंस के करीब ना हो, पर
जब मैं इस बात को सोचता हूँ कि एक एलीट एथलीट जो 2 साल गेम से बाहर रहा है, वो जब पहली बार लौटता है टू एन एलीट कंपटीशन सच एज द दिल्ली मैराथन, उसमें वापस से कंपीटिंग टाइम अचीव करना जिसमें आपने दूसरे स्थान पे फिनिश किए, तो मेरा मानना है कि आप सच में गॉड गिफ्टेड रनर हो। और शुभम, आपका क्या ख्याल है इस पे, क्योंकि ऐसे रिकवरी करना सबके बस की बात नहीं। एब्सोल्युटली, वो ये जो अनिकेत अनिकेत बोल रहे हैं, आपका जो आफ्टर सच बिग इंजरी रिकवरी करना और इतना अच्छे टाइम के साथ परफॉर्म करना, दैट्स इट्स ब्रिलियंट। तो सर मुझे ये मैराथन रनिंग पे ही एक दूसरा सवाल है कि जब आप डिसाइड किए कि आपको रनिंग में इंटरेस्ट है और इसमें आपको और आगे परफॉर्म करना है, तो आपने डायरेक्टली मैराथन रनिंग का ट्रेनिंग के साथ ही चालू किया, या आपने पहले कोई शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग का सोचा एंड देन आपने बिल्डअप किया मैराथन के लिए? तो आपका प्रोसेस क्या था सर टू फाइनली बिकम अ मैराथन रनर? एक्चुअली मैं सबसे स्टार्टिंग में मैं एक क्रॉस कंट्री रनर होता था जो 4 किलोमीटर करता था। क्रॉस कंट्री में उस टाइम पे 2 इवेंट होते, 4 किलोमीटर, एक 12 किलोमीटर। तो मैं शॉर्ट इवेंट वाला था, तो मुझे रोड पे दौड़ना काफी अच्छा लगता था। फिर उसके बाद में मैं स्विच अप हुआ, सॉरी स्विच ऑन हुआ 5000 मीटर पे, जहाँ पे 2014 पे मैं काफी ज्यादा अच्छा टाइम दे रहा था। 2013 पे 13:55 में उस टाइम पे रन किया था, और जो मेरा ग्रुप था उस टाइम का सबसे बेस्ट टाइम मैंने दिया था। तो काफी अच्छा उसमें भी मेरा परफॉर्मेंस रहा था। लेकिन सडनली मेरा उस टाइम पे भी नी सर्जरी हुई थी, मेरा मेनिस्कस टीयर हो गया था। तो उस टाइम पे भी मैं काफी ज्यादा अपने ट्रेनिंग से कम 6-7 महीने दूर रहा। दोबारा मैंने स्टार्ट किया, मैं हमेशा अपनी कोच, जो मेरे कोच थे सुरेंद्र सिंह भंडारी जी, उनको बोलता था सर मैं रोड रनिंग काफी अच्छी कर सकता हूँ एज कंपेरिजन टू ट्रैक इवेंट। तो एक बार ऊटी में हम लोग का नेशनल कैंप लगा था, तो उन्होंने बोला ठीक है आज देखते हैं कि आप कितना अच्छा करते हैं रोड के अंदर। तो उन्होंने सडनली ऐसा बोल दिया कि आप ऐसा कीजिए, आज 32 किलोमीटर लॉन्ग कीजिए, देखते हैं आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो वो 32 किलोमीटर अच्छा खासा मैंने अच्छे पेस पे और कर दिया पहले बारी में। तो तब से उनको भी लगने लग गया कि हाँ ये बंदा कर सकता है रोड रनिंग अच्छी। तो वहीं से ये चीजें चली। फिर मैंने मैराथन की ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं जब सेकंड मैराथन कर रहा था, और बेसिकली कंपटीशन के हिसाब से पहली मैराथन, पहले तो एक बार मैं ट्रायल दिया था हैदराबाद के अंदर, तो वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ था वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स। तो सेकंड के मैराथन के अंदर ही मैंने ओलंपिक क्वालिफाई कर दिया। तो ये मैराथन की ऐसे स्टार्ट हुआ था, तो ये ऐसे एक्सीडेंटल बोल सकते हैं, कोच ने एक्सपेरिमेंट किया तो हो गया। आई थिंक सर ये जो एक्सपेरिमेंट कोच ने किया है बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि आप जैसा इंडिया को एक बढ़िया मैराथन रनर एथलीट मिल गया। सो आपका जो ये स्टोरी है, जैसे आपने स्ट्रगल किया, आपको नी इंजरी हुआ, उसके बाद आप वापस चालू किए, पहले 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर करते थे, और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिला वो अपॉर्चुनिटी का आपने फुल फायदा उठाया, और आज आप इतना अच्छा मैराथन रनर हो। इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी सर। अब अनिकेत, मैं यही बात पे फोकस करना चाह रहा था कि इंडिया में ट्रैक एंड फील्ड पे जो एम्फेसिस है क्या उतना ज्यादा है या नहीं, कि आप जैसे एलीट रनर को ढूंढा है थ्रू चांस, यानी लक चल गया कि आपके कोच ने आपको उस दिन कह दिया कि आप दौड़िए लंबा इवेंट, जी, और तभी आपका नेचुरल टैलेंट डिस्कवर हुआ कि आप उतने एफिशिएंटली लॉन्ग डिस्टेंस पे रन कर सकते हैं। तो मेरा आपसे ये भी सवाल है कि ओलंपिक्स में इंडिया के लिए ट्रैक एंड फील्ड इतना अच्छा इवेंट नहीं है, इतना अच्छा नहीं, काफी ऑन द अदर साइड है कि जनरली इंडिया को वहां से मेडल नहीं आते ट्रैक एंड फील्ड में से, हाँ कॉम्पिटिटिव नहीं है उतने। तो क्या आपको लगता है कि जैसे आपके साथ आपकी डिस्कवरी हुई, आपकी खोज हुई, अगर हम वैसे फोकस करें कि वी वांट टू फाइंड मोर एंड मोर पीपल, तो क्या वो उससे बेनिफिट मिलेगा? क्या वो अभी चेंज हो चुका है? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आप कब से कब 6 या 7 साल पहले की बात कर रहे हैं ये चीज की, कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस टैलेंट कैसे डिस्कवर हुआ। बट क्या आपने वो ऑब्जर्व किया है कि जहाँ पे ओवर द इयर्स वो चेंज हुआ है एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रैक एंड फील्ड, नॉट जहाँ पे हम एक्चुअली टारगेटेड फोकस डाल रहे हैं कि ऑन ट्रैक एंड फील्ड, सो दैट ओलंपिक्स में हमारे बेटर रिजल्ट्स आए?
जी अभी तो काफी अच्छे हमारे जो जूनियर एथलीट जो भी सीनियर बन चुके, जैसे हिमा दास है, नीरज चोपड़ा है, काफी ज्यादा नाम है। 400 के हमारे अच्छे एथलीट हैं, मिडिल डिस्टेंस पे हैं जिनसन जॉनसन, तो ये काफी अच्छा कर रहे हैं। और आप जैसे हिमा दास का उन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में मेडल दिया था, और अपने नीरज चोपड़ा ने, वो तो उनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है जूनियर में, तो काफी अच्छा है हमारा। और काफी अच्छा फ्यूचर है हमारा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी पहले भी ध्यान देती थी, लेकिन अभी कुछ ज्यादा ध्यान देती है, अब बहुत अच्छा केयर करती है अपने एथलीट्स का। और काफी ज्यादा नेशनल कैंप्स लगाए हुए हैं जगह जगह पे, जहाँ उनको ट्रेनिंग, जहाँ मुझे ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाह रहा हूँ तो वहां भेज रही है। और सपोर्टिंग स्टाफ काफी अच्छा है पीछे से, तो काफी अच्छा फ्यूचर है। और मुझे लगता है कि आने वाले टोक्यो में हम लोग अच्छा करेंगे। नितेंद्र जी, मैं अपने ओलंपिक्स वाले सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अब हमें ये सौभाग्य मिला है कि हमारे सामने एक ओलंपियन बैठे हैं। तो आप 2016 में आपके जो ओलंपिक्स का एक्सपीरियंस था, क्या उसके बारे में आप जी हमें कुछ बताना चाहेंगे कि अब फॉरेन देश में जाके आपके होम कंट्री से दूर वो परफॉर्मेंस प्रेशर बिल्ड हो जाता है ओलंपिक्स का, कि इतना बड़ा इवेंट है, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है ये, और वहां पे आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रेशर बिल्ड होता है, एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है, जी आपके खुद के भी एक्सपेक्टेशन है, प्लस देश के एक्सपेक्टेशन जुड़ जाते हैं। वहां पे आप दुनिया के सबसे एलिट एथलीट्स के साथ compete करते हैं, तो हमें वो एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। जी जैसे एक ओलंपिक है, वो तो जैसे सबको पता है कि हमारा जो ओलंपिक है वो सबसे बड़ा इवेंट होता है किसी, और एक सपना होता है किसी एथलीट के लिए ओलंपियन बनना, ओलंपिक के अंदर पार्ट अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना। तो वहां पर जब हम गए तो वहां पे जितने भी एथलीट हैं सारे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, तो उनके बीच में अपने आप को देखना, तो अपने आप को ऐसी प्राउड फील होता है, हाँ यार मैं भी तो बड़े मतलब इतने वर्ल्ड क्लास एथलीट के बीच में खुद हूँ, तो ऐसी खुद प्राउड फील होता है। और मेन चीज है कि उन एथलीट को देखना, कम जब हम वहाँ पे 10 से 15 दिन या 20 दिन ऐसे रहते हैं लंबे ड्यूरेशन में, तो उनको देखना कि वो कैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या क्या मतलब हम पे अभी कमियां हैं जो हम सुधार सकते हैं उनको देख के। तो ये चीजें काफी चीजें वहां से मिलती है हम लोगों को अच्छे इवेंट पे जाने पे, ओलंपिक हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, या एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, तो वहां पे हम मतलब काफी अच्छा सीखने को मिलता है वहाँ पे अपने से एलिट जो हमसे भी अच्छे एथलीट हैं उनको देख देख के कि वो क्या कर रहे हैं, कि हम अपने आप पे और उसमें क्या चेंज करें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये चीजें वहां पे जाके अच्छा सीखने को मिलता है। सर जैसे हम लोग कंपटीशन का बात कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे सब व्यूअर्स जाने कि आप हमारे देश के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हो हाफ मैराथन में, एंड आपने देश के लिए एसएएफ गेम्स में जीता भी है और ओलंपिक्स में आपका पार्टिसिपेशन भी रहा है। तो सर जब आप इतना बड़ा अचीवमेंट करते हो, लाइक आप नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हो, आप देश के लिए एसएएफ गेम्स में जीते भी हो, तो उस समय आपको फीलिंग कैसा आता है सर? बिकॉज हम तो एथलीट है नहीं, बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि उस समय जब आप पोडियम पे खड़े रहते हो, आपको गोल्ड मेडल मिलता है, आप देश का तिरंगा लेते हो, तो उस समय आपको कितना प्राउड फीलिंग होता होगा सर? सो कैन यू डिस्क्राइब दैट फीलिंग? आपको वो कैसा लगता है उस समय, उस मोमेंट में? नहीं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कि अभी मैं नेशनल रिकॉर्ड नहीं हूँ हाफ मैराथन का, क्योंकि अविनाश साबले के नाम अभी नया नेशनल रिकॉर्ड है, लास्ट ईयर ही उनने बनाया 2020 में। और तो जैसे आपने ये बोला कि क्या कि फील कैसा होता है एक तिरंगे को पकड़ के, तो मैं आपको ये बता दूं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं हम लोगों के, मतलब आंख से मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं, आंख से आंसू आने शुरू हो जाते हैं जब हम लोग तिरंगे को पकड़ते हैं और पीछे नेशनल एंथम चलता है। तो क्योंकि वहां पे क्या बोला जाता है, जैसे हम लोग को किसी को इंट्रोड्यूस करते तो क्या बोलते हैं उसमें, सपोज के लिए मेरे को बोलेंगे नितेंद्र सिंह रावत फ्रॉम इंडिया, तो उस टाइम ये प्राउड फील होता है कि हाँ कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया है, क्योंकि पीछे से मेरा आगे ये लगा कि फ्रॉम इंडिया। तो उस टाइम का जो प्राउड फील होता है मैं आपको नहीं बता सकता उसको, मतलब उस मोमेंट को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है कि मुझे कैसा फील हुआ है क्या नहीं फील होता है। आपने देखे होंगे कि जो बहुत से एथलीट पोडियम पे होते तो रोते हैं, आंसू निकल आते हैं उनके, तो उस मोमेंट को डिस्क्राइब करना, मतलब इमोशंस को तो डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते हम। सर मैं आपको बोलूं, आप इतना बोले हो और मैं बस ये इमेजिन कर रहा हूँ और मेरे को गूज़बम्स आ गए हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो मैं सोच भी नहीं सकता कि आप उस समय इन दैट मोमेंट जब आपका इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ रहेगा तो आपको कैसा फीलिंग होता रहेगा।
इट्स, मैं उसको सोच भी नहीं सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे बैठे गूज़बम्स आ रहे हैं। जी नितेंद्र जी, जैसे शुभम ने कहा कि ये जो कंपटीशन का जो पहलू है जिसमें आप, तो उसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि जीतना कितना इम्पोर्टेंट है? क्या जीतने से आपका मोटिवेशन और ड्राइव बढ़ता है कि और मैं एनर्जी से अगला कंपटीशन लड़ूं? क्या आपका क्या कहना है, आपका क्या सोच है इस बारे में कि एक एथलीट के लिए जीतने का महत्व कितना ज्यादा होता है? जी, मैं आपको ये बता दूं कि जीतना तो हर चीज में, चाहे वो एथलीट हो चाहे कहीं हो, जीतना तो सबको अच्छा लगता है कि हाँ मैं जीतूं। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप, अगर आप हार रहे हैं तो आप उससे सीख कैसे रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं जीत रहा हूँ तो बहुत अच्छी चीज है। मैं ऑलरेडी उसमें और ज्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ कि हाँ मुझे और अच्छा करना है। लेकिन अगर मैं हारता हूँ, अगर मैं सेकंड आ गया, तो मतलब मेरे अंदर आग लगती है कि हाँ, इतना मैं, जिसको आग लगना, मैं अपने नॉर्मल भाषा में बोले कि आग लगती है, तो मतलब इतना ज्यादा मोटिवेट होता हूँ मैं कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर प्रॉब्लम थी कि जो मैं हारा हूँ। तो वहां से मुझे अपने आप पे चेंज, मतलब क्या क्या चेंज करना है, वो ज्यादा दिखता है हारने के बाद। लेकिन एथलीट अगर जीतेगा तो वैसे ही बहुत सी वो ऑलरेडी मोटिवेट होता है, हाँ कि मैं यार सबसे बेस्ट में भी इंडिया अपने उस देश के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, तो वो तो वैसे ही मोटिवेट हो रहा है। लेकिन मेन चीज है कि आप उससे सीख कैसे रहे हारने के बाद। ये जरूरी नहीं कि मैं उसमें फर्स्ट हो ही रहा हूँ, अगर मुझे फर्स्ट मेडल ही जीतना है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। मेन चीज, इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि मैं उस चीज से सीख क्या रहा हूँ। तो जीतना और हारना मैटर नहीं लगता, लेकिन मेन चीज मैटर लगता है कि मैं उस कॉम्पिटिशन से सीख क्या रहा हूँ, और जो कि मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर सकूँ इन फ्यूचर और अच्छा करने के लिए। सर जैसे आपने स्टार्टिंग में ये भी बोला था, जब आप ओलंपिक्स के लिए गए थे, आप दुनिया भर के टॉप टैलेंट के साथ compete कर रहे थे, और वहां पे भी आपका सोच ये था कि मैं उनसे क्या सीख पाऊं ताकि मैं अपने आप को बेटर जी कर पाऊं। तो वो जो सीखने का जो हंगर है, आई थिंक उसी के कारण आप आज इतने टॉप एथलीट हो। तो सर आज 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 आप एथलीट हो, आप देश के लिए इतना कर रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है। जब आप रनिंग बंद कर दोगे तो आपको कोचिंग में इंटरेस्ट है, आप यंग टैलेंट को सपोर्ट करना चाहते हो, या आपका कोई दूसरे प्लान्स है? तो आफ्टर यू आर डन एज एन एथलीट सर, आपका आपका लाइफ में नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट प्लान्स क्या रहेंगे? मेन चीज ये है कि जब मैं अपना एक्टिव स्पोर्ट्स छोड़ूं तो उसके बाद मेन चीज ये है कि मैं, हाँ कि ऐसे कोच ही, मतलब जैसे कोच बनूं, और उन प्लेयर्स को मैं ढूंढूं नीचे लेवल के, जो ग्राउंड ग्राउंड रूट पे हैं बिल्कुल। मैं गांव पे जाऊं, वहां से मैं रॉ मटेरियल ढूंढ के लाऊं, फिर उनको मैं इम्प्रूव करूं। ये नहीं कि मुझे एक अच्छे एथलीट मिल रहे, मैं उन्हीं पे अपना सब कुछ फोकस करके नहीं, मैं चाहता हूँ कि जिनको पता ही नहीं, जैसे मुझे नहीं पता था कि स्पोर्ट्स क्या चीज थी, रनिंग क्या चीज, ऐसी मैं भी अब, जो जैसे गाँव है जहाँ कोई पता नहीं उनको कि स्पोर्ट्स क्या होती है, वहां से रॉ मटेरियल लेके आऊं और फिर उसको एक अच्छा एथलीट बनाऊं। तो मेरा तो फ्यूचर प्लान यही है कि मैं अच्छे अच्छे एथलीट्स बना के अपने देश को दूं, ताकि वो इन फ्यूचर हमारी कंट्री का नाम रोशन कर सके। जी, इससे अच्छा मैं नहीं सोच सकता कि एथलीट, एक एलीट एथलीट का यही नेचुरल प्रोग्रेशन होना चाहिए कि वो अपने जैसे किसी और को भी ग्रूम कर पाए। जैसे किसी ने उसे जी अपना पोटेंशियल दिखाया हो, वो भी किसी और को अपना पोटेंशियल दिखा पाए। और ये भी देश सेवा का ही रूप है कि आप अपने देश के लिए एक टॉप एथलीट या टॉप टैलेंट बनाओ और उसे ग्रूम करो, उसे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के एथलीट के क्वालिटी का बनाओ। और इसी जी के साथ मैं एक मैसेज चाहता हूँ कि आप दे पाओ एज मोटिवेशन कि जो भी यंग एथलीट्स अभी आपके, यंग ही क्यों, जो भी यंग एथलीट्स हो या रेगुलर एथलीट्स हो हु आर ऑलरेडी इन द प्रोफेशनल सेटिंग, कि आप उन्हें ऐसा कुछ कहना चाहेंगे जो शायद अभी कोई मुश्किल घड़ी से बीत रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल करियर। बिकॉज हम जानते हैं कि 2020 में काफी हद तक स्पोर्टिंग एक्टिविटीज रुक चुकी थी, तो वो आप पे भी वो इम्पैक्ट आया। तो आप इन सब जी एथलीट्स के लिए आपको कुछ कहना है स्पेसिफिकली, बिकॉज आपने 2020 का सही इस्तेमाल करके आपको ने खुद के बॉडी को रेडी किया फॉर द कमिंग सीजन। सो आप कुछ कहना चाहेंगे इन एथलीट्स के लिए?
मैं तो अपने जो मेरे यंग एथलीट्स हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट करता हूँ कि अगर कई एथलीट मैंने ये देखे हैं जो क्या उनके सामने अगर कोच होता है तो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, कोच नहीं होता तो वो लोग मतलब बिल्कुल मतलब थोड़ा वो अपने एम से इधर उधर भटक जाते हैं। तो मैं हमेशा अपने उस पे ये जो मैंने आज तक किया है कि ऊपर ऊपर वाला हमेशा देखता है, जो भगवान है जो खुदा है वो हमेशा देख रहा है आपको, तो उसको देख के काम करना चाहिए हम लोगों को। तो उनको देख के काम कीजिए, और बुरा वक्त चल रहा है तो ये एक ना एक दिन तो ये हट ही जाएगा, अच्छा अच्छा टाइम भी हमारे पास आएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको यह है कि आपको ग्राउंड नहीं मिल पा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यू ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को बस फिट रखिए और अच्छी स्ट्रेंथनिंग कीजिए, ताकि जैसे ही हमारे ये बुरा वक्त गुजर जाए और आपके लिए जो ग्राउंड है, जो गवर्नमेंट ने जो जितनी फैसिलिटीज है वो ओपन करे, तो उसमें ज्यादा टाइम न लगे आपको अपने पुराने रूटीन पे आने। और सर मुझे आपसे एक और क्वेश्चन है कि जब आप ट्रेन करते हो, जब आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या जब आप ऑफ सीजन अपने आप को बस मेंटेन कर रहे हो, तो उस समय सर फॉर एग्जांपल जब आप कंपटीशन के लिए ट्रेन करते हो तो उस समय आपका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या रहता है? आप कितना जिम में अपना समय गुजारते हो, कितना ट्रैक पे समय गुजारते हो, और आप अपना डाइट में क्या आप डाइट में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आप मॉनिटर करते हो कि आपके बॉडी में ये फूड जा ही रहा है ताकि आपको उतना एनर्जी मिले फॉर सच लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग? हाँ, मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पर एक चीज मैं और मेंशन करना चाहता हूँ। जब मैंने 4 महीने पहले प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मैंने अपना और दिल्ली कंपटीशन तक मैंने 8 केजी रिड्यूस किया था अपनी बॉडी से। मतलब मेरा जो गेन बॉडी वेट बढ़ गया था वो 8 केजी से ऊपर ही चला गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने शुगर खाना छोड़ दिया, मैंने जो जितने भी फ्राई फूड्स हैं वो खाना छोड़ दिया, और जितने फास्ट फूड हैं वो खाना छोड़ा। तो मैं बेसिकली क्या करता था, मॉर्निंग टाइम पे मैं जो हमारा दलिया, जो इंडियन दलिया है उस पे और थोड़ा 1-2 एग ले रहा था, और आफ्टरनून पे थोड़ा सा ग्रीन सैलेड ले लिया, इवनिंग पे चपाती और थोड़ा वो। तो और रिकवरी के लिए मैं हमेशा अपने से जूनियर एथलीट को एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि बीट रूट का जो जूस होता है वो 100% आप लीजिए, क्योंकि उससे हमारी मसल्स रिकवरी होती है और हीमोग्लोबिन भी उससे बढ़ता है। तो मैं हमेशा अपने से जूनियर एथलीट को ये रिकमेंड करूंगा और करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बीट रूट का जूस लेता हूँ। तो मैं उनसे ये बोलूंगा कि आप बीट रूट का जूस मेन चीज लीजिए हमेशा, अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं। नितेंद्र जी, आपके एडवाइस को मैं आई एम श्योर कि बहुत लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपके कैडर के एथलीट से जब कोई एडवाइस आए तो इसी में भलाई है कि सब मान ले। इसके खिलाफ जाओगे तो शायद पछताओगे। यही मेरा राय है इस ये बात। हमने अपने ऊपर इस चीज को इम्प्लीमेंट मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है, प्रैक्टिकल किया अपने ऊपर ये चीजें। ये सब हम लोगों का एक निचोड़ रहता है कि हाँ ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। तो ये तो मेरा एक वो फर्ज बनता है कि मैं अपने जूनियर एथलीट के लिए ये चीज बताऊं, ताकि उनके अगर थोड़ा सा भी वो चीज काम आ सकती है तो वो उनके लिए अच्छा ही है। जरूर। तो नितेंद्र जी, हम अब बढ़ेंगे एक दूसरे पहलू पे इस पॉडकास्ट के, जब रैपिड फायर क्वेश्चंस हम आपको देंगे एक के बाद एक। कोई बस फन से सवाल है, नॉट रिलेटेड टू रनिंग बट स्लाइटली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स के ही दायरे में रखेंगे होपफुली। पर बस आपको जितनी जल्दी जो पहला जवाब है आपके मन में वो ही देना है जी। ठीक है, ओके। तो नितेंद्र जी, हम लोग को पता चला कि आपको क्रिकेट का बहुत शौक है, तो आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के सारे फैंस इस आंसर को सुन के बहुत खुश होंगे। नितेंद्र जी, आपका अगला सवाल। आपने आपके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया, बट जब आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, आप सबसे ज्यादा खाना क्या पसंद करते हैं? एक्चुअली मैं जितना भी स्वीट खाना होता है जिसमें कि मीठा होता है वो खाना ज्यादा पसंद करता हूँ। सो मैं बंगाली हूँ, सो मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। मुझे मिठाई का बहुत ज्यादा शौक है। जी जी। अच्छा सर, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको आपका सबसे फेवरेट आईपीएल टीम कौन सा है? चेन्नई सुपर किंग। मैं शुरू से ही एक ही टीम के साथ रहा हूँ, चेन्नई, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भाई उनके साथ तो इस मेन आपने जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी बोला, मुझे मालूम था आपका यही आंसर होएगा। पर मैं सोचा चलो पूछ लेता हूँ फिर भी। So, आ, एक आपका अगला सवाल ये, आपका फेवरेट स्पोर्टिंग मेमोरी, आपके जो भी इतने सारे अचीवमेंट्स है उसमें से सबसे चहीता कौन सा है आपका? मेन सबसे चहेता है कि जब मैं ओलंपियन बना था, क्योंकि हर एक एथलीट का एक ही सपना होता है ओलंपियन बनना, तो सबसे मेन चीज मेरा ये था कि मैं एक जब ओलंपियन बना। जरूर। सर, अगर आप कोई एक इंसान से मिल पाओ जो जिंदा है या जो ऑलरेडी गुजर गए, पर अगर आपको मौका मिले एक इंसान से मिलने को, तो वो कौन इंसान होंगे और क्यों? हाँ, ये तो बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलना चाहता हूँ हर एक क्षेत्र पर के। आप सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हो सर, एक ही। मैं एक्चुअली मैं अगर मुझे ये चीज मिलना, मैं मिल चुका हूँ उनसे, लेकिन मैं दोबारा उनसे मिलना चाहूंगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं। और मैं उनसे मिलके, जैसे वो तो हमारे कैजुअल मीटिंग थी, तो मैं अगर मुझे ये सौभाग्य मिले कि उनसे मैं लंबा डिस्कस कर सकूं हर चीज के बारे में, तो मैं उनसे मिलना ज्यादा प्रेफर करूँ। जी। और नितेंद्र जी, आपके लिए एक आखिरी सवाल, अगर आप 19 वर्षीय नितेंद्र को मिल पाए तो आप उसे क्या बात कहेंगे जिससे वो अपने फ्यूचर इयर्स में और भी कुछ बेटर कर पाए? तो ऐसा कुछ जो आपको 19 वर्षीय नितिन को बोलना है। 19 वर्षीय जो नितिन था वो काफी, मतलब कोई किसी भी चीज को इतने सीरियसली नहीं लेता था जो अभी ले रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई तू उसी टाइम पे सीरियसली हर चीज को ले, ताकि मैं और अच्छा कर सकता है। हाँ। जी। नितेंद्र जी, इसी के साथ मैं और शुभम आपका बहुत बहुत ज्यादा जो एंटिसिपेशन था आपके आने का, वो हमें ऐसा लग रहा है कि हमने फुलफिल कर लिया है। तो थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया। हमने आपसे इतनी सारी बातें की, जो हमने आपके मेंटल पहलू को समझा कि आप जब ओलंपिक्स गए, जब आपका इंजरी हुआ, आपने उससे रिकवर कैसे किया, और एक एलीट लॉन्ग डिस्टेंस रनर, एक मैराथन रनर ऑफ द मोस्ट हाई कैटेगरी, नॉट जस्ट इन द कंट्री बट इन द वर्ल्ड, उनके साथ बातचीत करने का जो हमें मौका मिला है, जो हमारे व्यूअर्स और जो लिसनर्स हैं उन्हें अभी मिलेगा, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे। मैं, शुभम, ऋषभ और मजहर भी जो हमारे को होस्ट है, थैंक यू सो मच नितिन फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं थैंक यू शायद सर। ये इंटरेक्शन मेरे दिमाग और दिल में छप चुका है कि मैंने 40 मिनट नितेंद्र सिंह रावत के साथ बात की है। थैंक यू सो सर, मच फॉर हमारे लिए सच्ची में बहुत बड़ा ऑनर है कि आपके साथ इतना बात करने का मौका मिला और आपने इतने खुल के आंसर्स दिए। थैंक यू सो मच सर। हम होपफुली आपको भी ये बहुत अच्छा लगा रहेगा, आपको भी मजा आया रहेगा। सो जी। थैंक यू सर। एंड आपके फ्यूचर रेसेस के लिए, फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स के लिए ऑल द बेस्ट। हम जानते हैं आपका प्रेपरेशन हमेशा चालू रहेगा, आप हमेशा कोशिश करोगे कि देश का नाम ऊंचा रखे। So all the best for all your future plans, sir. It was a pleasure talking to you, sir. Thank you so much. so थैंक यू सो मच। with that, I'd like to thank everyone who's watching and listening to the episode. Thank you so much for tuning in. We love to get your thoughts on this episode and all other episodes which we've done. The link in the bio will include Tin's handles and all of our previous episodes as well. Thank you so much for tuning in, everyone. Until next time. Bye bye.